रूह का सफ़र। वो अपने ख़ानदानी कब्रिस्तान में दफन होना चाहता था, लेकिन उसे मौत 7 समंदर पार दरियाए गैर में आई। लेकिन उसकी रूह को चैन ना मिला और आखिरकार वो दोबारा ज़िंदा हो गया और 2 मुजरिमों को अपना आलाकार बना लिया। एक ऐसे शख्स की कहानी जो अपनी लाश स्मगल करवाना चाहता था। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैंने जुराइम की दुनिया किस तरह अपनाई, ये एक तवील कहानी है और इन बेशुमार आम कहानियों से मुख्तलिफ नहीं है जो मुझ जैसे इंसानों से मंसूब होती हैं। तारफ़ के तौर पर इतना बता दूं कि मेरा ताल्लुक़ एक शरीफ लेकिन गरीब घराने से है और मेरे वालिदैन भी दूसरे लोगों की तरह अपनी औलाद को बड़ा आदमी बनाने की कोशिश की। ये छोटे लोग अपनी औलाद को बड़ा बनाने के लिए जो जतन करते हैं वो आपकी निगाहों से पोशीदा नहीं हैं, लेकिन बहुत कम खुशनसीब ही ऐसे होते हैं जो अपनी इन कोशिशों में कामयाब हो जाते हैं, वरना आम तौर से उनकी जद्दोजहद की दास्तान उनकी कब्र के कुतबों पर कुंदा होती है और वो इस जद्दोजहद में नाकाम होकर कब्र की गहराइयों को अपना लेते हैं। मेरे बाप ने भी मुझे बड़ा आदमी बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी छोटी कर ली। सख्त और अनथक जद्दोजहद ने उसे टीबी का मरीज़ बना दिया और वो अपने बेटे के मुस्तकबल का खून थूक थूक कर हलाक हो गया और उसके बाद उसके बेटे के खून थूकने की बारी होती है। सो मैंने भी इब्तदा में खून थूका, लेकिन बहुत जल्द मेरा मर्ज़ दूर हो गया। ये शराफत का मर्ज़ भी अजीब होता है, आदमी को बिल्कुल नाकारा कर देता है, किसी काम का नहीं रहता कमबख्त। लेकिन मुझे हकीम अहमद खान मिल गया, माहर जेब तराश, नकबे जन, छोटे मोटे जुराइम का माहर। लेकिन उसे कुछ भी कहते हूँ, लेकिन मैं उसे अपना हकीम ही तस्वर करता हूँ। उसने मेरी नाकामी का मर्ज़ दूर कर दिया और मुझे अपनी लाइन पर लगा लिया। चुनाचा इब्तदा में मैंने छोटे छोटे कामों से की, लेकिन अहमद खान जाहल था और मैं तालीम याफ्ता। फिर मैं उससे ज़्यादा ज़हीन क्यों ना होता। फिर मैंने अपनी ज़हान से जुराइम की नत नई राहें निकाली और लोगों के लिबास टटोलना छोड़ दिए, घरों में घुसना छोड़ दिया। मैं दूसरे जुराइम करता था, ऐसे जुराइम जिनमें ज़हानत कार फरमा होती है और बहरहाल एक दरमियाने दर्जे की ज़िंदगी हासिल करने में कामयाब हो गया था। लेकिन एक बदकिस्मती थी, जब ऐश की ज़िंदगी मिली तो तन्हा रह गया था। माँ भी मर गई और दुनिया में माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं था। चुनाचा ज़िंदगी किसी कदर बदमज़ा हो गई थी। फिर मैंने इस बदमज़गी को दूर करने के सहारे तलाश किए और ना जाने क्यों तकदीर मेरे ऊपर मेहरबान हो गई। मेरी उस तकदीर का नाम नीमा था, मकामी एसाई, लेकिन रंगो रूप अंग्रेज़ों की मानद। सुना है कि उसकी माँ 6 साल इंग्लैंड में रही, जो एक हस्पताल में नर्स थी। वहाँ से आई तो नीमा उसके साथ थी और उसका स्याफ़ाम बाप जोसेफ अपनी उस फूल सी बच्ची को देखकर बहुत खुश हुआ था। बहरहाल मुझे नीमा के मादी और उसके ख़ानदान से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे तो नीमा से प्यार था और वो भी दिलो जान से मुझे चाहती थी। क्यों ना चाहती, मैं उसके पूरे ख़ानदान की परवरिश कर रहा था। BA तक तालीम मैंने ही तो मुकम्मल कराई थी, वरना उसका बाप जोसेफ शराब पीने के अलावा और कोई काम करने के काबिल ही कहाँ था। इब्तदा में अपनी ज़हानत से मैंने नीमा को अपने कारोबार के बारे में कुछ नहीं मालूम होने दिया, लेकिन महबूब से भी कोई बात छुपाई जाती है और मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मेरा ख्याल था कि नीमा सख्त परेशान हो जाएगी, रो रो कर मुझसे कहेगी कि मैं बुराई के रास्ते छोड़ दूं, कहीं किसी मुसीबत का शिकार ना हो जाऊं। लेकिन नीमा एक रोशन ख्याल लड़की थी, वह कियानूसी और फरसूदा रवायात से दिलचस्पी नहीं रखती थी। उसने कहा, ठीक है मासूद, इस दुनिया का धंधा ऐसे ही चलता है, तुम कोई अनोखा काम नहीं कर रहे तो नीमा तुम इस बात से मुझसे नाराज़ नहीं हुई हो। मैंने खुशी के आलम में कहा, मैं जाहल नहीं हूँ मासूद, इस दुनिया को बहुत करीब से जानती हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी, वो ये कि खुद को महफूज रख कर काम करो। इस सिलसिले में तुम फिक्र मत करो।
मैं खुद भी ज़िंदगी के इस रुख से दिलचस्पी रखती हूँ। अगर तुम्हें कभी एक ज़हीन साथी की ज़रूरत महसूस हो तो गोया नीमा, मैंने दिलचस्पी से पूछा, तो मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूँ, नीमा ने जवाब दिया। वाकई, मैंने खुशी के आलम में पूछा, खलूस दिल से। खुशी और दो हसीन महबूबा और हसीन साथी। मैंने उसके हसीन साथी से पूरा फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया और नीमा को अपने साथ शामिल कर लिया। मैंने उसकी हैसियत हमेशा महफूज रखी। मैंने उसे ख़तरनाक कामों में इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उससे ऐसे काम लेता रहा जिसमें उसकी ज़ात बराह रास्त कभी मुलव्वस ना हो। मैंने उसे एक नुमाया मकाम दिया, खुद उससे दूर रहकर उसी सोसाइटी का एक आला मकाम दिया और उसके आला मफाद को अपने मफाद में दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया। एक छोटे से सिलसिला में नीमा ने मेरी ज़मानत भी कराई, लेकिन मैं ज़रा कम ही फंसने वालों में से हूँ। तो ये है मेरा और नीमा का तारफ़। हर इंसान की ज़िंदगी यूँ तो वाक़यात और हादसात का मजमूआ है, और फिर ख़ास तौर से हम जैसे लोगों को तो बात ही और है, और हमारी ज़िंदगी काफ़ी तेज़ होती है। आम ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों की कहानियाँ मुख्त सिर होती हैं, बस एक डगर पर चलना। लेकिन हाँ, तो मैं अपनी ज़िंदगी का एक अहम वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। बिलाशुबा ये कहानी मेरी और नीमा की ज़िंदगी की अनोखी कहानी है। उन दिनों कोई ख़ास मसरूफ़ियत नहीं थी। नीमा के पास एक खूबसूरत कार थी, एक हसीन बंगला था और उसका छोटा सा कारोबार था। ये सारी चीज़ें उसे मैंने मुहैया की थीं, लेकिन मैं खुद एक दरमियाना दर्जे के फ्लैट में रहता था जो किराए का था। यहाँ आम सा फर्नीचर था, और ये सब कुछ इसलिए था कि लोग मेरी तरफ से मशकूक ना हों। मैं और नीमा अक्सर लंबी ड्राइविंग पर निकल जाते, और उसके वालिदैन को मेरे उस साथ पर कभी कोई एतराज़ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उनकी ज़िंदगी बना दी थी। तो उस रात हम क्लरिंग पॉइंट से वापस आ रहे थे। ये आला दर्जे का रेस्तोरां था जिसमें आला दर्जे के लोग ही जाते थे। रात के तकरीबन 11:15 बजे थे। सरे शाम ही हम एक क्लब में पहुंच गए और वहां की तफरीहात में हिस्सा लेते रहे। नीमा ड्राइविंग करते करते होले होले गुनगुना रही थी कि अचानक उसकी गुनगुनाहट रुक गई और उसके साथ कार की रफ्तार भी सुस्त हो गई। क्या है? मैंने चौंक कर पूछा। शायद कोई हादसा। क्या मतलब? मैंने आंखें फाड़ कर सड़क पर देखा। कार कुछ और आगे बढ़ गई और रोशनियां एक वजूद को उजागर करने लगी जो सड़क के दरमियान पड़ा हुआ था, और शायद कोई उसे टक्कर मारकर चला गया। हाँ, बुराइयों की मुख्तलिफ इकसाम होती है, नीमा ने कहा और कार किनारे करके रोक दी, और फिर दोनों दरवाजे खोलकर नीचे उतर गए। आखिर कोई इस वक्त हमें देख ले तो उसके अलावा और कुछ नहीं सोचेगा कि हमने ही इसे ज़ख्मी किया है, बिलाशुबा। लेकिन इस खौफ की वजह से उसे छोड़ा तो नहीं जा सकता। मुमकिन है कि यहाँ गुजरने वाले दूसरे लोगों ने भी उसे देखा हो और यही सोचकर आगे बढ़ गए हों कि कहीं कोई मुसीबत उनके गले ना पड़ जाए, नीमा ने जवाब दिया। इस दौरान हम सड़क पर पड़े शख्स के करीब पहुँच गए और फिर उस पर झुक गए, लेकिन वो किसी कार या किसी दूसरी सवारी के हादसे का ज़ख्मी नहीं था। कोई और ही बात थी, यकीनन कोई और ही बात थी, और उसके बदन पर उम्दा तराश की पतलून और कमीज़ थी। दोनों पांव सिमटे हुए थे, एक हाथ सीने पर था, दूसरा हाथ फैला हुआ था। फैले हुए हाथ पर मोटी रस्सी का एक फंदा नज़र आ रहा था। पांव के नज़दीक $100 का एक नोट पड़ा हुआ था। आंखें बंद थीं और वो गहरी गहरी सांस ले रहा था। जिंदा है, नीमा ने सरसराती आवाज़ में कहा। हाँ, लेकिन ज़ख्मी नहीं मालूम होता। मुमकिन है पुश्त पर ज़ख्म हो, नीमा ने कहा, और मैंने जेब से दस्ताने निकालकर हाथों में पहन लिए और फिर मैंने उसे पलट कर देखा, लेकिन कमर पर भी कोई ज़ख्म नज़र नहीं आ रहा था और नब्ज़ भी मामूल के मुताबिक चल रही थी। अब मैंने सवाल किया, इसे यहाँ तो नहीं छोड़ सकते? ज़ाहिर है कि जब इतना किया है तो इसे किसी अस्पताल तक पहुँचाने की कोशिश भी की जाए। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। एक बात कहूँ मासूद? हाँ कहो। मेरे ख्याल में इसे अस्पताल ले जाना हमाकत है। कोई ज़ख्म वगैरह तो है नहीं, सांस भी नॉर्मल है, रस्सी और नोट पुर इसरार हैं। मुमकिन है किसी साजिश का शिकार हुआ हो और सिर्फ बेहोश हो। इन हालात में हम उलझन में फंस सकते हैं। फिर मैंने वहाँ पर नीमा की बात से इख्तलाफ किया। क्यों ना इसे घर ले चलें, होश में आने का इंतज़ार करेंगे, मुमकिन है इससे कुछ मालूम हो जाए।
नीमा ने तजवीज़ पेश की। ओके नीमा, तुम कार का दरवाज़ा खोलो, मैं उसे हाथों पर उठा कर लाता हूँ, मैंने कहा और नीमा ने गर्दन हिला दी और फिर उसने झुककर नोट और रस्सी का अजीबोगरीब फंदा उठा लिया और नीमा कार की तरफ बढ़ गई। मैंने झुककर नौजवान को उठाया। दरमाने जिस्मामत का एक स्मार्ट नौजवान था। मुझे उसे उठाने में दिक्कत नहीं हुई। नीमा ने अकबी दरवाज़ा खोल दिया और मैंने एहतियात से उसे पिछली सीट पर लिटा दिया और फिर खुद उसके नज़दीक ही बैठ गया ताकि उसे संभाल सकूं। नीमा ने स्टीयरिंग संभाल लिया था। चलो मासूद। हाँ जल्दी चलो, कहीं अकब से कोई दूसरी कार ना आ जाए, मैंने कहा और नीमा ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। तुम्हें इसके जिस्म पर किसी जख्म का एहसास तो नहीं हुआ? नीमा ने मुझसे पूछा। बज़ाहिर तो बिल्कुल नहीं है। बज़ाहिर से क्या मुराद है? मुमकिन है कोई अंदरूनी चोट हो नीमा, मैंने कहा और नीमा ने होंठ सकेटते हुए गर्दन हिला दी। ओह हाँ, इस मकान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसने कहा था। तुम्हारे पास इब्तदाई तबी अमदाद का सामान मौजूद होगा? हाँ क्यों नहीं, हम इसे होश में लाने की कोशिश करेंगे। ज़रूर, लेकिन किस्सा क्या हो सकता है? और मासूद, इस मकान का तुम जायज़ा तो लो कि रस्सी के फंदे से उसकी गर्दन दबाने की कोशिश तो नहीं की गई, नीमा ने अचानक कहा और मैं भी चौंक पड़ा। ये बात करीने की आस हो सकती थी, लेकिन अंधेरे में उसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। गर्दन के निशानात तो हम रोशनी में ही देख सकते थे। मैंने अपनी नाकामी का ऐलान कर दिया। हाँ इस तरह मुश्किल है, और मुझे फ़ौरन एहसास हो गया था। नीमा मुस्कुराती हुई बोली। क्यों? मेरा मतलब है कि तुम्हारी मम्मी और डैडी तो जैसा कि तुम्हें पता है नशे में धुत पड़े रहते हैं। रही मम्मी तो वह हमारे किसी मामले में दखल नहीं देती। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसा मौका कभी आया भी नहीं। तो इस बात की फ़िक्र क्यों करते हो? नहीं, फ़िक्र की बात नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था। दरअसल फ्लैट इस मामले में बिल्कुल बेकार जगह है। वहाँ तो कोई राज रह ही नहीं सकता। सब एक दूसरे की खोज में लगे रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है। मेरा एक पड़ोसी तो तकरीबन हर तीसरे दिन मेरा इंटरव्यू लेते हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। कैसा इंटरव्यू? नीमा ने पूछा। यही कि मैं क्या करता हूँ, कितने आदमी हैं, कारोबार कैसा चल रहा है, वालिदैन को कौन से गांव में रहते हैं, वगैरह वगैरह। उन्हें तुमसे क्या दिलचस्पी पैदा हो गई? भतीजी की वजह से। क्या मतलब? कोई भतीजी है उनकी और वो उनके वालिद रिकॉर्डिंग एजेंट हैं। आज शादी करो, कल दुबई चले जाओ, कई बार कह चुके हैं। वो अपने भतीजी को दुबई क्यों नहीं भेज देते? और वैसे डार्लिंग, मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ कि फ्लैट छोड़ दो, और मैं कई बार तुम्हें इसका जवाब दे चुका हूँ। तुम्हारे साथ रहकर मैं तुम्हारी शख्सियत को मशकूक नहीं करना चाहता। बस मैं चाहता हूँ कि पहले तुम खूब दौलतमंद बन जाओ, ताकि एक दौलतमंद लड़की से शादी करके मेरी ज़िंदगी भी आराम से गुजरे, मैंने हंसते हुए कहा और नीमा भी हंसने लगी। और उसी वक्त मैंने नौजवान की इकरार सुनी और चौंक पड़ा। ओहो, ये होश में आ रहा है, मैंने कहा। अच्छा है, हम भी पहुंच चुके हैं, नीमा ने जवाब दिया और थोड़ी देर के बाद हमारी कार बंगले के पोर्च में रुक गई। मेरी निगाहें नौजवान पर थी जो अपनी गर्दन मसल रहा था और अब पूरी तरह होश में मालूम होता था। कार रुकी तो वह उछल पड़ा और उसने वहशतज़दा निगाहों से मुझे देखा और फिर अचानक उठने की जद्दोजहद करने लगा। ओहो, बदहवास ना हो, तुम दुश्मनों में नहीं हो, मैंने नरम लहजे में कहा। तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते, मैं तुमसे कमज़ोर नहीं हूँ, वो खौफज़दा लहजे में बोला और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ताकतवर आदमी, मैं तुमसे ताकत आजमाई नहीं करना चाहता, मैं तो तुम्हारा मददगार हूँ। हम दोनों ने तुम्हें सड़क पर पड़े पाया था और तुम्हारी अमदाद करने के ख्याल से तुम्हें ले आए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और वो फिर चौंक पड़ा। दोनों ने? उसने सरासीमा लहजे में कहा। हाँ, मेरी मंगेतर और मैंने जवाब दिया और उसने गर्दन घुमाकर नीमा को देखा। तब उसके चेहरे पर किसी कदर सुकून के आसार फैल गए। वो उम्दा किस्म की अंग्रेज़ी बोल रहा था और अब उसके खदोखाल से अंदाज़ा हुआ था कि वो मकामी बाशिंदा नहीं। आहा आहा, वो दोनों, उसने कहा और फिर वो दोबारा गर्दन मसलने लगा। इनकी बात कर रहे हो जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, मैंने पूछा और उसने गर्दन हिला दी। यहाँ तुम्हें कोई ख़तरा नहीं है, आओ अंदर आओ, नीमा ने कहा और नौजवान ने मेरा सहारा लेकर कार से नीचे उतर आया। उसकी टांगों में लग़ज़श थी, इसलिए मैं उसे सहारा देकर अंदर लाया और नीमा उसे बेडरूम से मुल्हका कमरे में ले गई। यहाँ बिस्तर मौजूद था और उसने कमरे की रोशनियाँ जलाईं
और नौजवान से बिस्तर पर लेट जाने को कहा। नहीं शुक्रिया, मैं बैठूंगा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने कहा और एक आरामदायक कुर्सी पर बैठ गया। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए ब्रांडी लाती हूँ, नीमा ने कहा और मुझे वहीं रुकने का इशारा करके बाहर निकल गई। थोड़ी देर के बाद वो ब्रांडी की बोतल और गिलास लेकर अंदर आ गई। उसने नौजवान को ब्रांडी दी। वो एक ही दफ़ा उसे हल्क में उतार गया और फिर प्यासी निगाहों से बोतल को देखने लगा। और लोगे? नीमा ने पूछा और उसने गर्दन हिला दी। तब नीमा ने उसे और ब्रांडी दी और इस बार नौजवान ने उसके छोटे छोटे सिप लिए थे। फिर वो होंठ खुश करता हुआ बोला, मैं तुम दोनों का शुक्रगुजार हूँ। क्यों, यही कहोगे ना? नीमा ने मुस्कुराकर बोली। हाँ, तुम लोगों ने बेलौस मेरी मदद की है, जबकि इस मुल्क में मैंने बड़ी बेहिसी पाई है। कोई किसी का हमदर्द नज़र नहीं आता। तुम मकामी तो नहीं हो? नहीं, मैं यूरोप का बाशिंदा हूँ। हमारा भी यही ख्याल था। अब तुम्हारी हालत कैसी है? अब ठीक हूँ। उन्होंने मेरी गर्दन में रस्सी का फंदा डालकर मुझे हलाक करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर दूर से एक कार की रोशनियाँ नजर आईं और वो फरार हो गए। शुक्र है वो कामयाब नहीं हो सके। क्या तुम्हें पुलिस की मदद दरकार है? मैंने पूछा। नहीं हमदर्द इंसानों, तुम्हारा शुक्रिया, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि पुलिस से मदद लूँ। ओहो, क्यों? इसलिए कि मैं भी कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, नौजवान ने टूटे लहजे में कहा। क्या मैं तुम्हें और ब्रांडी दूँ? नीमा ने हमदर्दी से कहा। नहीं शुक्रिया। क्या तुम अपना तारफ़ कराना पसंद करोगे? मेरा नाम एलिस है, एलिस जिम। खूब, ये नीमा है और मेरा नाम मासूद है, मैंने कहा और उसने एहसानमंद निगाहों से हम दोनों को देखते हुए गर्दन खम कर दी। एलिस, मेरा ख्याल है कि अब तुम इस बात से आगाह हो गए हो कि हमने सिर्फ इंसानी रिश्ते के तहत तुम्हारी मदद की है और इसमें कोई लालच पहना नहीं है। हर इंसान जुस्तजू का मरीद होता है और हम दोनों भी इस मर्ज से अलग नहीं हैं। हमारे जहनों में तुम्हारे बारे में जानने का इश्तियाक है, लेकिन इसके बावजूद हम तुम्हें इजाज़त देते हैं कि अगर अपने बारे में ना बताना चाहो तो ना बताओ, तुम्हें मजबूर नहीं किया जाएगा। मैं तुम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। तुमने वाकई मेरे ऊपर एहसान किया है, वरना यह भी मुमकिन था कि वो वापस आते और एलिस ने खौफ से आंखें बंद कर ली। लेकिन उन्होंने तुम्हें रस्सी से हलाक करने की कोशिश क्यों की? गैर मसला थे, लेकिन हर कीमत पर मुझे कत्ल करना चाहते थे। तज्जुब है, लेकिन उसके पसे पर्दा कोई कहानी होगी। हाँ, लेकिन तुम लोग, हाँ कहो, रुक क्यों गए? देखो दोस्तों, मैं खलूसे दिल से कह रहा हूँ, मैं तुम्हें अपनी कहानी ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन हाँ एलिस, आगे कहो। तुम मुझे पुलिस के हवाले तो नहीं करोगे? ओहो, लेकिन क्यों? हम ऐसा क्यों करने लगे? क्योंकि मुझे गैर कानूनी तौर पर यहाँ लाया गया है। हाँ, मेरा पासपोर्ट वगैरह भी नहीं है। पहले मुझे मिडिल ईस्ट में लाया गया और फिर यहाँ स्मगल कर दिया गया। ओहो, लगता है जैसे तुम किसी खतरनाक गिरोह के चक्कर में फंसे हुए हो। हाँ मेरे दोस्त, ऐसी ही बात है, एलिस गहरी सांस लेकर बोला। ठीक है एलिस, हम वादा करते हैं कि तुम्हें ना तो पुलिस के हवाले करेंगे, ना किसी को तुम्हारे बारे में बताएंगे। हम तुम्हारी भरपूर मदद करेंगे और तुम्हारे साथ हर ताउन करेंगे। ये ताउन गैर मशरूत है, मैंने कहा। तज्जुब है, क्यों? इस मुल्क में मुझे तुम्हारे अलावा कोई हमदर्द नहीं मिला। मैं तुम्हारी इस हमदर्दी से बेहद मुतासर हुआ हूँ। कोई बात नहीं एलिस। हाँ, तुम्हारे नज़दीक $100 का नोट भी मिला है। ओहो, क्या नोट तुम्हारे पास मौजूद है? एलिस ने चौंक कर पूछा। हाँ, तुम्हारी अमानत। ये लो, और मैंने नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया और एलिस उस नोट को बेगौर देखने लगा और फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, यही नोट मेरी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। मैं इन्हीं का शिकार हूँ। वो कैसे? तुम रोशनी में इस नोट को देखो। उसने नोट वापस मेरी तरफ बढ़ा दिया और मैंने नोट को बेगौर देखने लगा। कोई ख़ास बात नहीं है, एक आम नोट है। असली है? उसने पूछा। हाँ, मैं चौंक पड़ा। इसे मैंने बनाया है, उसने जवाब दिया और मैं और नीमा तअज्जुब से उछल पड़े। नीमा ने नोट मेरे हाथ से उचक लिया और उसे रोशनी में बेगौर देखने लगी और फिर उसने शदीद हैरानी से कहा, मेरे खुदा, कोई बारीक से बारीक निगाह वाला ये बात नहीं कह सकता। ये तो बिल्कुल असली मालूम होता है। ये सिर्फ रंग और बुरश का कमाल है। यहाँ तक कि दायर लाइन जो आप देख रही हैं बुरश से डाली गई हैं। कमाल की बात है, वाकई कमाल की बात है, मैंने तहसीन अमीज़ अंदाज में कहा। अब तो तुम्हारे बारे में जानने का इश्तियाक और शिद्दत इख्तियार कर गया है, नीमा मुस्कुराती हुई बोली।
एलिस गहरी निगाहों से देख रहा था। फिर वो एक ठंडी सांस भरकर बोला, क्या ये बात तुम्हारे लिए काबिल एतराज़ नहीं है कि मैं जाली नोट बनाता हूँ? नहीं, हम अखलाकियात के कायल नहीं हैं। दुनिया का कारोबार अनोखे अंदाज में चल रहा है, चंद लोगों का तयन हम क्यों करें? आपने दुरुस्त कहा। मैं बरतानिया की एक काबिल एहतराम और मुअज़्ज़ज़ फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा ख़ानदान बहुत अच्छा है, लेकिन क्या? लेकिन मैं उस नेक नाम ख़ानदान का बदनसीब फ़र्द हूँ। ओह, ये बदनसीबी! वही बताने जा रहा हूँ। मेरे वालिद मिस्टर ग्राहम लंदन के अदालत के जज थे, एक काबिल इज़्ज़त शख्स। लेकिन उनके दुश्मनों ने मुझे 6 साल की उम्र में अगवा कर लिया। वो मेरे वालिद से इंतकाम लेना चाहते थे। ओह, लेकिन उस दुश्मनी की बुनियाद क्या थी? चंद अफराद ने उनके हाथों से सज़ा पाई थी और उनके दुश्मन बन गए थे। ओह, ये बात थी। हाँ, मुझे अगवा कर लिया गया और मुझे जुराइम के रास्ते पर डाल दिया गया। मुझे हर फ़न में ताक किया गया। मैं फितरी तौर पर मुसव्वर था, लेकिन मेरी फ़नकाराना सलाहियतों को दूसरा रंग दे दिया गया और उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। खूब मैंने गर्दन हिला दी। मैंने हर किस्म का नोट डिज़ाइन किया और उन्होंने करोड़ों रुपए की जाली करेंसी छापी, लेकिन मुझे अपने किरदार से नफ़रत थी। मैं हमेशा उनके जाल से निकलने के लिए कोशां था और वो खामोश हो गया। तुम निकल भागे। मैंने सवाल किया और मेरे इस सवाल पर उसने जिन निगाहों से मुझे देखा, उस वक़्त मैं उनका मफ़हूम नहीं समझ सका था, लेकिन आज मैं उस मफ़हूम से पूरी तरह वाकिफ़ हूँ। हाँ, मैं निकल भागा। और उन्होंने तुम्हारा ताक़ब किया? हाँ, वो खामोश हो गया। मेरे ज़हन में हांडी पक रही थी। इत्तफ़ाक़ से एक ऐसा आदमी हाथ लग गया था जो मेरे लिए इंतहाई कार आमद हो सकता था, लेकिन उस कार आमद इंसान से फ़ायदा किस तरह उठाया जाए? वो बेचारा तो खुद मसाइब का शिकार था। ताहम मैंने किसी जल्दबाजी से काम नहीं लिया और चंद सायत गौर करता रहा। फिर मैंने कहा, तुम्हारी कहानी सुनकर वाकई दुख हुआ है मिस्टर एलिस, लेकिन तुम्हारा फ़न काबिल दाद है। मुझे इस फ़न से शदीद नफ़रत है। और अब हमने उसे मज़ीद ना खरीदा और उसे आराम करने का मशवरा दिया। नीमा ने उसे मेरे बेडरूम में भेज दिया। क्या ख्याल है मासूद? इस शख्स को हम अपने लिए काम करने पर तैयार कर सकते हैं। तवील काम है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसे तैयार किस तरह किया जाए। हाँ, असल काम ये सोचना है। हम सोचेंगे। हमारे ज़हन इतने कुंद नहीं हैं। इसके लिए हमें उसके साथ बेहतरीन सलूक करना चाहिए ताकि अखलाकी तौर पर वो हमारा गर्विदा हो जाए, नीमा ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। बहरहाल उसके बाद देर तक मैं नीमा के साथ रहा। हम दोनों मुख्तलिफ अंदाज से सोचते रहे और फिर सारे काम दूसरे दिन पर मुलतवी करके मैं उस फ्लैट पर चला आया। लेकिन दूसरी सुबह मैंने नाश्ता किया और एलिस के साथ ही किया था। एलिस काफ़ी हद तक पुरसकून नज़र आ रहा था। जब किसी काम की तकमील होनी होती है तो उसके लिए रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब एलिस? मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा। तवील अरसे से मैंने उन लोगों के चुंगल से निकल जाने की सोच रहा था, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ी। यहाँ आकर मैंने सोचा कि अब इस प्रोग्राम को अमली जामा पहना ही दूंगा और उसके लिए मैंने कोशिश शुरू कर दी। फिर जब मैंने अमली कदम उठाया तो मुझे सहारे भी मिलते चले गए। तुम लोगों का तावन मेरे लिए जितना कीमती है मैं बयान नहीं कर सकता। बिलाशुबा हम आखिरी हदूद तक तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। मैंने गुफ्तगू की इस इब्तिदा को गनीमत जाना और शुरू हो गया। मुझे यकीन है और उसके लिए मैं आप लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। काश मैं भी आपके लिए कुछ कर सकता। हर काम के लिए सिला ज़रूरी नहीं होता एलिस। हम तुम्हारी बेलौस मदद करना चाहते हैं। इससे इत्तफाक अहलों के हाथ भी साफ नहीं हैं। छोटे मोटे काम हम भी कर लिया करते हैं। तुम्हारी मुराद मुजरमाना कार्रवाइयों से है? उसने पूछा। हाँ डियर एलिस, मैं इससे इनकार नहीं करूँगा। आहा मेरे दोस्त, ये तुम्हारी साफ दिली की अलामत है। मुआशरे ने इंसान को इतना मजबूर कर दिया है कि अपनी अच्छी फितरत के बावजूद उससे बुराइयों की जानब राग़िब होना पड़ता है। मैं उसे तुम्हारी मजबूरी ही समझता हूँ, वरना जो लोग दिलों में हमदर्दी का ऐसा जज्बा रखते हों वो फितरी तौर पर बुरे नहीं हो सकते। अब उसे कुछ भी कह लो, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। फिर अचानक ही मैंने पूछा, तुम इन नोटों के लिए जो रंग वगैरह इस्तेमाल करते हो, क्या वो आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं? हाँ, ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। एक नोट की तैयारी में कितना वक्त लग जाता है? खासा।
क्योंकि वो मास्टर नोट होता है और फिर उससे दूसरे रंगों की छुपाई होती है। लेकिन तुमने ये सवाल क्यों किया? ओह, कोई ख़ास बात नहीं। दौलत के हसूल का जज्बा किसके दिल में नहीं होता, और इसके अलावा हम माली तौर पर ज़्यादा मजबूत नहीं हैं। उसके लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। छपे हुए नोटों का एक बड़ा ज़ख़ीरा मेरी तहवील में है, तकरीबन $1 करोड़ की मालियत के नोट, जिन्हें मैंने चालाकी से उनके कब्ज़े से निकाल कर पोशीदा कर लिया था। ये नोट आज भी मेरे पास हैं। नाश्ते पर हमारे हाथ रुक गए थे। नीमा की आंखों में कंदीलें जल उठी थीं, लेकिन दूसरे लम्हे हमने खुद को संभाल लिया और नाश्ते में मसरूफ़ हो गए। तुमने ये नोट कहाँ छुपाए हैं? एक महफूज जगह, मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। उम्दा खबर है, लेकिन उसके लिए तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? दौलत, जैसा कि तुमने कहा कि दौलत की ज़रूरत हर शख्स को होती है, मैं भी अपनी ज़िंदगी के लिए दौलत ज़रूरी समझता हूँ। ये नोट मेरे लिए भी बड़ी हैसियत रखते हैं, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं उनमें से आधी रकम तुम्हें देने को तैयार हूँ। $50 लाख की रकम कम नहीं होती। तुम सारी ज़िंदगी ऐशो इशरत से गुजार सकते हो। हमें मंजूर है और उसकी एवज हम तुम्हारी हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। मैंने उस मौका पर कोई तकल्लुफ़ मुनासिब नहीं समझा था। मैं नोट तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन दोस्त, क्या तुम उन नोटों को इस मुल्क में इस्तेमाल कर सकते हो? उसने पूछा और मेरे होंठ सिकुड़ गए। वाकई इस मौजू पर नहीं सोचा था। अगर मकामी करेंसी भी होती तो ये काम मुश्किल था। मेरा ख्याल है नहीं। उसके लिए तुम्हें यूरोप का सफ़र करना होगा। हाँ, बिलाशुबा। तो फिर क्यों ना तुम मेरे साथ लंदन तक का सफ़र करो। वहाँ पहुंचकर हम उन्हें फैला देंगे और मैं इस काम में तुम्हारी पूरी मुआवनत करूँगा। लंदन का सफ़र? मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। हाँ, लंदन। नोटों को तब्दील करने के बाद तुम यूरोप के दूसरे ममालिक की सैर को निकल जाना। ज़िंदगी इसी का नाम है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने नीमा की सूरत देखी। नीमा की आंखों में ख्वाब रक्सा थे। तब मैंने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे मंजूर है एलिस, लेकिन क्या तुम्हें उन नोटों पर पूरा भरोसा है कि हम ये काम आसानी से कर सकते हैं? हर काम मेहनत तलब होता है। नोटों को लंदन ले जाने के लिए तुम्हें शदीद मेहनत करना होगी। रही उनके तब्दील होने की बात, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन उनमें से कुछ नोट तो हमें यहीं तब्दील कराने होंगे। तुम्हारे यहाँ डॉलर का खुफिया कारोबार भी तो होता है। हाँ, छोटी मोटी रकम बड़ा कारोबार फंसा देगा, और फिर इस कदर खुले पैमाने पर काम करने वाली कोई पार्टी मौजूद भी नहीं। मेरा भी यही मकसद है। तुम सफ़र के अखराजात और दूसरी ज़रूरतों के लिए तकरीबन $10,000 तब्दील करा लो, ताकि सफ़र में हमें दिक्कत ना हो। उम्दा ख्याल है, लेकिन डॉलर का वो ज़ख़ीरा कहाँ है? तुम जिस वक़्त कहो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। उसे उस जगह से निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल करना तुम्हारा काम है। एलिस ने लापरवाही से कहा, और हम दोनों ने उसके अल्फाज की सच्चाई को पूरी तरह महसूस किया। नाश्ते की मेज़ से उठने के बाद मेरी और नीमा की एक मीटिंग हुई। मैं अंदाज़ा लगा चुका था कि नीमा ज़रूरत से ज़्यादा खुश और मसरूर है। ये तो बड़ी उम्दा बात हुई। बज़ाहिर मैंने संजीदगी से कहा, क्या मतलब? क्या तुम इस प्रोग्राम में कोई? ये बात नहीं है नीमा, बस दूसरे बहुत से ख्यालात हैं। मसलन उस शख्स की सच्चाई, क्या वह मशकूक है? बज़ाहिर तो नहीं। बातन की गहराइयों में क्यों जा रहे हो मासूद? अगर गलत सूरत हाल पेश आएगी तो देखा जाएगा। हाँ, ये दुरुस्त है, और उसके अलावा नोटों का मामला रह जाता है। हाँ, ये भी तो देखना है कि उन नोटों की कैफियत क्या है। उन्हें तब्दील करना आसान तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ डॉलर का कारोबार करने वाले बेशुमार लोग हैं, और उनसे राब्ता कायम करो जो इस कारोबार को पर्दे में करते हैं। कुछ कमीशन ही तो देना होगा। हाँ, बस ये सारे काम होने के बाद ही कोई फैसला कुन बात कही जा सकती है, और अगर ये सारे काम प्रोग्राम के मुताबिक हो गए तो फिर यूरोप के हसीन शहर और हम। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और नीमा मेरी गर्दन में झूल गई। वो बेहद मसरूर नज़र आ रही थी। थोड़ी देर तक हम दोनों खुश आइंदा तसव्वुरात में डूबे रहे और फिर संभल गए। ये सारी बातें एक जगह मासूद, लेकिन अब सबसे अहम बात तो सोचो, नीमा ने कहा। वो क्या? मैंने सवाल किया। फ़र्ज़ करो अगर सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त निकलती हैं और एलिस करोड़ों डॉलर्स की रकम हमारे हवाले कर देता है, तो क्या उन्हें इस्तेमाल करने के लिए लंदन या यूरोप के किसी शहर जाना ज़रूरी है? क्यों नहीं नीमा, ये बात तो पहले ही हो चुकी है। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन उन्हें लंदन तक ले जाने के सिलसिले में क्या किया जाएगा?
ہاں، یہ تمہارا سوال خاصا اہم ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی ایسا پروگرام بنانا پڑے گا نیما جو ذہانت سے بھرپور ہو اور جس میں ہمارے پھنسنے کا کوئی امکان نہ رہے۔ میں نے جواب دیا، میرا مطلب ہے کیا اتنی بڑی رقم منتقل کرنا کیا آسان کام ہوگا؟ یقیناً نہیں۔ تب پھر کیا؟ اور اس کے لیے ہم کوئی ترکیب سوچیں گے، اور اگر ہم یہ کام نہ کر سکے تو پھر ہم میں اور عام لوگوں میں کوئی فرق نہ رہ جائے گا۔